हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर साउंड और स्क्रीन आपको दोनों क्लियर हैं, विजिबल है दोनों, तो रेज और हैंड पे क्लिक करो। ठीक है बच्चे, थैंक यू। अब देखो, जो अपना कल टॉपिक था, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स विस्कोसिटी। ठीक है। अब देखो, ये जो विस्कोसिटी है, टर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हम कर रहे हैं ना, जो टॉपिक्स हैं, मैंने बोला था कि तीन है, तीन में से एक आपको एग्जाम में पक्का है, एग्जाम में आएगा। अब ना, ये जो फिनोमिना हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हमने स्टडी करना है, देखेंगे अगर दोनों हो गए तो ठीक है, नहीं तो एक तो कंप्लीट करना है आज। ठीक है। फर्स्ट जो है, इसके अंदर क्या है, अगर मेरे पास किसी कोई मेरे पास गैस कंटेनर है, अब उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो सारे डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है। अब डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो दैट इज वाई वहाँ पे डिफरेंट वेलोसिटी होगी, तो डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, जिन सभी की वेलोसिटी मेरे पास क्या होगी, अलग अलग होगी। ये मान के चलो आपकी फर्स्ट लेयर आ गई। अब यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है, ये आपकी फर्स्ट लेयर है, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। आफ्टर दैट सपोज करो कि ये मेरे पास कोई इसके नीचे लेयर है। ठीक है। ये वाली लेयर मान के चलो इसके नीचे है, ये वाली लेयर जो है ब्लू कलर के अंदर। तो इसके अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड, यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, अपर जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो मान के चलो आपके पास v1 है, और ये आपके पास क्या है, v2 है। तो ड्यू टू द स्पीड डिफरेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे क्या होगा कि जो अपर वाली जिसकी स्पीड ज़्यादा है ना, वो लोअर की तरफ मोमेंटम क्या करेगी, इम्पार्ट करेगी, मोमेंटम को शिफ्ट करेगी। और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर विस्कोसिटी। ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। और ये क्या है, अब इसमें कुछ चीज, समथिंग इज ट्रांसपोर्टिंग। ठीक है ना, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यही हो रहा है ना, कुछ टाइम मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होगा, आफ्टर दैट दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और हम बोलेंगे कि इस सिस्टम के अंदर क्या आ गया, दैट इज द इक्विलिब्रियम आ गया। इस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। ठीक है। तो अब कुछ चीज यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दैट इज द ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है, एग्जाम में आ सकता है कि एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो वहां पे ट्रांसपोर्ट फिनोमेना, उनमें से फर्स्ट जो ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है वो है आपके पास, दैट इज योर विस्कोसिटी। ठीक है। तो अब क्लियर है सबको कि विस्कोसिटी क्या होता है। ठीक है। को ये अराइज होता है ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ द टू लेयर्स। ठीक है, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सो ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड, हाई स्पीड जो अपने पास लेयर है वो लोअर स्पीड को मोमेंटम ट्रांसफर करती है। ठीक है। तो जिसके कारण कुछ टाइम के बाद दोनों की जो आपके पास स्पीड कह लो, वो अपने पास क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दैट इज योर, उसको हम उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, दैट इज विस्कोसिटी। क्लियर है सभी को, इसमें किसी को प्रॉब्लम, किसी को क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो कल हमने डिस्कस किया था कि एज यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंस है, एक साइड वेलोसिटी ज्यादा है, एक साइड वेलोसिटी कम है, तो उसके कारण जो ग्रेडियंट अराइज होता है, हमने फर्स्ट सेम के अंदर किया था, ग्रेडियंट, समथिंग ग्रेडियंट होता है। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या था, जो आपको कंसंट्रेशन से रिलेटेड बताएगा, किस साइड हाई है किस साइड लो है, वो आपका ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पे आपको, वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमने किया था फर्स्ट सेम के अंदर, एंड इन दिस सेम यहाँ पे हमारे पास आया है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम होगा, एक साइड वेलोसिटी ज्यादा होगी, दूसरी साइड कम होगी। तो अब देखो यहाँ पे हमने दो लेयर्स कंसीडर कर रही, फर्स्ट की वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, v प्लस डी वी, और सेकंड की जो स्पीड है वो मेरे पास क्या है, v है। और इन दोनों लेयर्स क्या, जो अपने पास मान के चलो डिस्टेंस जो है वो मान के चलो डी जेड है। ठीक है। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन है, तब यहाँ पे आपके पास जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा वो क्या आएगा, दोनों में जो डिफरेंस है ना, जैसे ये v प्लस डी वी, इसमें से जो लोअर वेलोसिटी है उसको माइनस करो, और दोनों की डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दो, v से v कट गया, जो आंसर बचेगा दैट इज dv डिवाइड बाय dz। इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को।
क्लियर है? तो ये अपने पास क्या है, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एज के जो नंबर डेंसिटी होती है। हाँ जी बच्चे, नीता। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। सर वो दोबारा बताना है, अभी आपने जो बताया था। एक मिनट। अच्छा, अब देखो इसमें क्या है, जो अभी हमने किया है ना, वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर निकालना है तो उसका मेथड क्या है, जो आपके पास वेलोसिटी हाइयर है उसमें से लोअर वेलोसिटी माइनस कर दो, v प्लस डी था। इसमें से आपने लो वेलोसिटी कौन सी है, v है, और उसको डिवाइड कर दो, दोनों के अंदर डिस्टेंस कितनी है, dz। अब ये v से v कट गया, बचेगा क्या, दैट इज dv डिवाइड बाय dz, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास होगा दैट इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, अगर नंबर डेंसिटी क्या होती है, ये हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है। नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n जो स्मॉल n होगा ये नंबर डेंसिटी होती है, ये स्मॉल n जो है दैट इज नंबर डेंसिटी है ये आपके पास। तो अगर आपने नंबर डेंसिटी फाइंड करनी है तो वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू n बाय वी आ गया मेरे पास। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, ये मेरे पास n है, तो अब ये देखो ये था, यहाँ से अगर आपने n निकालना है कैपिटल N तो ये v इस साइड चला जाएगा, तो ये n की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल N की वैल्यू आ गई स्मॉल n इंटू वी आ गई। अब वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम आपकी होगी एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। एरिया किसका है, जो आपने वो लेयर कंसीडर किया उसका एरिया क्या है, और बाद में उसकी टोटल लेंथ कितनी है। ठीक है, तो आपकी वॉल्यूम आ गई। ठीक है, यहाँ आप टोटल कंटेनर की अगर कंसीडर कर रहे हो तो वो आप उसकी वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, दैट इज एन ए इंटू एल हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, अब हमें पता है जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, हम स्पीड कंसीडर कर रहे हैं, तो स्पीड मान के चलो, एवरेज स्पीड जो है मैं उसको लिख रहा हूँ सी बार से। ठीक है, हमने पहले एवरेज स्पीड को वी एवरेज से लिखा था, आप वैसे भी कर सकते हो, पर इन्होंने नोटेशन सी बार ले रखी है, थोड़ी सी ईजी भी है। ठीक है, सी बार लिखना ईजी रहेगा, वी एवरेज आपको 4 अल्फाबेट लिखने पड़ेंगे, तो सी बार कर लो इसको। सी एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा, डी बाई टी। अगर मैंने डिस्टेंस फाइंड करनी है तो डिस्टेंस फिर क्या आएगी, सी बार मल्टीप्लाई बाय टी। अब ये डिस्टेंस क्या है, ये है आपकी लेंथ है, उस लेयर की लेंथ है, तो लेंथ जो आएगी वो मेरे पास फिर क्या आ गई, सी बार इंटू में क्या आ गया, टी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इस लेंथ की जगह आपने क्या पुट करना है, ये देखो ये आ गया मेरे पास सी बार इंटू टी। क्लियर है सभी को? एन इंटू ए सेम है, और साथ में क्या आ गया, सी बार इंटू टी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करें। क्लियर है? हाँ जी बच्चे, शिल्पा। सर थोड़ा दोबारा बताना। एक मिनट बच्चे, अब देखो इसके अंदर क्या है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की जगह हम स्पीड वाला टॉपिक कर रहे हैं, हमने वेलोसिटी कंसीडर नहीं कर रखी है, ओनली स्पीड है, तो स्पीड मॉलिक्यूल्स की हम एवरेज स्पीड कंसीडर करके चलेंगे, तो v को लिख लो c बार, है ये स्पीड ही है, तो ये आ गया मेरे पास d बाई टी। अब अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है d, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, दैट इज c बार इंटू टी आ गया। अब इस d को हमने यहाँ पे क्या लेट कर रखा है, इसको हमने लेंथ लेट कर रखा है l, दैट इज क्या आ गया, c बार इंटू टी। तो L का फॉर्मूला आ गया, L का वैल्यू आ गई, तो ये L की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, N इंटू ए तो सेम है, L की वैल्यू क्या आ गई, C बार इंटू में क्या आ गया, T आ गया। वो देखो यहाँ पे N इंटू ए इंटू सी बार T। ठीक है, आई थिंक अब क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करोगे आप, नेक्स्ट आपने यहाँ से इतना हो चुका है, एंड नेक्स्ट वन इज ये, इस वैल्यू में से आपने क्या करना है, एरिया और जो टाइम है इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये ए था और ये टाइम है, दोनों को इस साइड ले आओ, ये आ गया अपने पास n डिवाइड बाय 80 हो गया, और दूसरी साइड क्या बचेगा, ओनली n सी बार। ये चीज क्लियर है ना, सिंपली a और t जो है उसको एक साइड ले आओ लेफ्ट साइड, और बाकी जो बचा है वो आ गया n सी बार। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझो क्या है, यहाँ पे मेनली मीनिंग है, अगर बच्चों आपको मीनिंग समझ आ गया तो दैट मीन्स आपका टॉपिक कंप्लीट है, इसमें आगे कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बस थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है साथ में, और जस्ट इसकी ये एक्सप्लेनेशन है। अब देखो क्या है, अगर ये चीज यहाँ तक आ गई, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये देखो,
n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब a का मतलब आ गया पर यूनिट एरिया, t का मतलब आ गया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये आपको ये जो इक्वेशन है रेड बॉक्स के अंदर लिखी हुई है, ये आपको क्या डोनेट कर रही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, n डिवाइड बाय a इंटू टी यहाँ पे क्या आपको डोनेट करेगी, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है, यहाँ पे n बाय ए टी का मतलब। बट अब देखो ये जो n बाय ए टी हमने फाइंड किया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, अब ये तो आपके जो मॉलिक्यूल्स है ना वो चलो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम हमने फाइंड कर लिए। अब ये मॉलिक्यूल्स तीनों डायरेक्शंस के अंदर हैं, x, y और z तीनों डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, n c बार molecules are traveling in all three directions x, y and z। तो अगर आपने x में फाइंड करना है तो क्या करोगे, 1/3 करोगे ना, उसका तीसरा हिस्सा करना पड़ेगा। ये मान के चलो आपके किस एक्सिस में है, x में ट्रेवल कर रहे हैं। सिमिलरली n c बार डिवाइड बाय 3 वो किस एक्सिस में ट्रेवल करेंगे, y में करेंगे। सिमिलरली n c बार डिवाइड बाय 3 वो किस एक्सिस में ट्रेवल करेंगे, z एक्सिस में ट्रेवल करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम उसका मतलब है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया पर्टिकुलर टाइम के अंदर इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं। अब वो ट्रैवल तो x में भी करेंगे, y में भी करेंगे, z में भी करेंगे। तो इट मींस अगर सिर्फ मैं x में फाइंड करूं तो x में कितने आएंगे, टोटल का 1/3 पार्ट, तीसरा हिस्सा होगा ना, 1/3 1/3 1/3 ऐड करोगे तभी तो 1 बनेगा। टोटल 3 एक्सिस हैं तो तीसरा पार्ट करोगे इसका, तो n c बार डिवाइड बाय 3 आ गया। अब इसका मतलब n c बार डिवाइड बाय 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ट्रेवलिंग इन x एक्सिस। अब बट अब x का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखो, अब ना यहाँ पे जो x एक्सिस का मतलब है कि n c बार डिवाइड बाय 3 है। ये देखो, चलो पहले तो ये डायग्राम देखो जो नेक्स्ट है, ये वाला जो आपके पास डायग्राम है, दिस वन डायग्राम, ये डायग्राम देखो ये वाला। अब इसमें देखो ये x एक्सिस है आपके पास और उसके ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लिखे हैं, n c बार बाय 3। ये y एक्सिस है, उसके ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लिखे हैं, n c बार बाय 3। और ये z है, दैट इज आल्सो n c बार बाय 3। सभी को क्लियर होगा, क्योंकि टोटल आपके पास थे n c बार। अब x में कितने होंगे, इसका 3 पार्ट कर दो, y में दैट इज आल्सो 3rd पार्ट कर दो, एंड z एक्सिस आल्सो उसका 3rd पार्ट करोगे। ठीक है, बट अब यहाँ पे x एक्सिस का मतलब क्या है, देखो n c बार बाय 3 जो अपने पास मॉलिक्यूल्स हैं वो किस एक्सिस के अंदर है, x है। अब ये x का मतलब है पॉजिटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव x एक्सिस। इसका मतलब दोनों, x अगर बोला है तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं, n c बार डिवाइड बाय 3। अगर y बोलोगे तो इसका मतलब प्लस y और माइनस y, उन दोनों में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, n c बार डिवाइड बाय 3। ये चीज क्लियर है ना, क्योंकि पहले तो x एक्सिस में निकाला है। अब x का मतलब क्या है कि पॉजिटिव x और नेगेटिव x दोनों में कुल मिला के कुल टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, इतने हैं। बट अगर मैं ये बोल लूं कि मैंने सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस में फाइंड करने हैं, तो ये n c बार डिवाइड बाय 3 ये 2 पार्ट में है, एक पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है। अगर मैं बोलूं कि मैंने सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस में फाइंड करने हैं तो कितने आएंगे, टोटल जो है उनका फिर आप क्या करोगे, हाफ करोगे। तो अगर n c बार डिवाइड बाय 3 है, इसका हाफ करोगे तो आंसर क्या आएगा, n c बार डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम, कोई अगर प्रॉब्लम है तो अभी हैंड रेज कर लो, नहीं तो ये आपका लगभग हाफ टॉपिक कंप्लीट है। अगर आपको ये समझ आ गया कि ये x एक्सिस में क्या है, पॉजिटिव x और नेगेटिव x का मतलब क्या है, ओनली पॉजिटिव में अगर फाइंड करने हैं तो क्या करोगे, ये चीज क्लियर है ना। तो अब देखो ये जो आपका डायग्राम है जो हमने यहाँ पे किया है, ये डायग्राम आपका है x, y और z, ना कि पॉजिटिव x पॉजिटिव y पॉजिटिव z, ये सिर्फ x, y, z में है। अब देखो अगर मैं पॉजिटिव x पॉजिटिव y और पॉजिटिव z में ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो मेरे पास ग्राफ कुछ इस टाइप का आएगा। ये देखो n c बार बाय 6 पॉजिटिव x में आएंगे, पॉजिटिव y में कितने आएंगे, n c बार बाय 6, एंड सिमिलरली पॉजिटिव z में कितने आएंगे, n c बार बाय 6। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को तो अभी हैंड रेज कर लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट करें। क्लियर है सभी को, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने वो लेयर्स कंसीडर करनी है। अब यहाँ पे मैं 3 लेयर कंसीडर कर रहा हूँ। सबसे अपर लेयर है, उसका मोमेंटम सबसे ज्यादा है, उस लेयर का नाम क्या है, CD लेयर है, दैट इज CD लेयर।
उसके बाद में सेकंड लेयर है मेरे पास, उसका मोमेंटम सेकंड है तो मीडियम मोमेंटम होगा, सबसे अपर वाले की आप मोमेंटम ज्यादा कंसीडर कर लो, और उस लेयर का नाम मैंने रखा है दैट इज ए बी लेयर आ गई। उसके बाद में जिसका मोमेंटम बिल्कुल ही कम है, लेस मोमेंटम है, तो वो आपके पास लेयर कौन सी आ गई, ई एफ लेयर आ गई। ठीक है, अब मोमेंटम है तो अब देखो मोमेंटम के साथ वेलोसिटी आप किस तरह से देखोगे। अब सबसे अपर जो है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, इसकी वी मेरे पास क्या है, सबसे ज्यादा है, इसकी वी जो है वो आपके पास थोड़ी सी है। ठीक है, इसकी वी बिल्कुल ही कम है, क्लियर है इसकी वी। अब ये वी आपके पास क्या है, स्पीड है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये तीन लेयर्स हमने कंसीडर कर रखी हैं, आपको क्लियर हो गया किसकी वेलोसिटी ज्यादा है, किसकी वेलोसिटी कम है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, जिसकी वेलोसिटी लेसर है उसका मोमेंटम भी क्या होगा, कम मोमेंटम होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी तो होता है ना। अगर वेलोसिटी कम है तो उसका मोमेंटम भी कम होगा, क्लियर है। अब देखो, अब ये सेंटर वाली जो है उसका कंसीडर कर लो कि उसकी जो वेलोसिटी है वो है आपके पास वी वेलोसिटी, ये चीज क्लियर है। सेंटर वाले की जो वेलोसिटी है दैट इज योर वी वेलोसिटी है। अब आफ्टर दैट अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है कि अपर वाली लेयर जो है वो हमें पता है कि उसकी जो सॉरी बच्चे स्पीड है वी, आपके पास इसकी स्पीड है, जो नंबर जो मोलिकुल्स ए बी लेयर पे ट्रेवल कर रहे हैं, जो मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड क्या है, वी स्पीड है। ठीक है, अब जो सी डी लेयर है वो अपर है तो वहां पे तो स्पीड ज्यादा होगी। अब वो स्पीड ज्यादा आप कैसे फाइंड करोगे, पहले तो ये देखो इसके अंदर, अब ये जो लैम्डा लिया हुआ है ना इन दोनों लेयर्स के अंदर, बिटवीन दीज टू लेयर, यहाँ पे भी लैम्डा लिखा हुआ है, ये इस साइड ऐसे करके ये भी लैम्डा लिखा हो, ये रहा, ये लैम्डा है और ये लैम्डा। अब ये लैम्डा है क्या, ये जो हमने प्रीवियस टॉपिक कर रखा है ना 2-3 लेक्चर्स में पहले हमने किया था, मीन फ्री पाथ, ये वो है लैम्डा। ठीक है ना, दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो आपके पास दो सक्सेसिव कोलिजन में जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। तो यहाँ पे हमने लेयर्स के अंदर जो आपने पाथ ले रखा है वो आपके पास क्या है, लैम्डा है। ठीक है, अब ए बी लेयर की जो स्पीड है वो वी है, एंड वी नो दैट कि अपर लेयर की स्पीड ज्यादा होगी, तो वो आप कैसे लिखोगे, v होगी। अब ज्यादा कितनी होगी, ज्यादा आपके पास हमें पता है कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो क्या होता है, dv डिवाइड बाय dz होता है। अब वो कितनी ज्यादा होगी वो डिपेंड करेगी ये मीन फ्री पाथ कितना है, लैम्डा। ठीक है, तो अपर निकालनी है तो क्या आ जाएगी, v प्लस लैम्डा dv बाय dz। अगर नीचे वाली की निकालनी है, ये देखो ef की निकालनी है, तो वो क्या आ जाएगी, v माइनस लैम्डा dv डिवाइड बाय dz, बिकॉज हमें पता है EF लेयर की वेलोसिटी क्या है, सॉरी स्पीड क्या है, कम है। ये चीज क्लियर है, किसकी वेलोसिटी क्या, जिसकी ज्यादा होगी वो v प्लस समथिंग आएगा, जिसकी कम होगी वो v माइनस आएगा। ठीक है, इसी बुक्स के अंदर क्या कर रखा है कि उन्होंने अपर वाली लेयर की वेलोसिटी v ले रखी है, फिर इसकी और फिर इसकी। ठीक है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इजी रखो। ये सेंटर वाले की वेलोसिटी v है और अपर लेयर की इससे ज्यादा होगी तो v प्लस लैम्डा dv बाय dz। अब नीचे वाले की इससे कम होगी तो वो क्या आ जाएगी, v माइनस लैम्डा dv बाय dz। ये चीज क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर है सभी को। अब देखो, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इंडिविजुअली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर ली। अब ये अगर देखोगे तो ये सिर्फ आपके मॉलिक्यूल्स किस एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं, एक्स में। अब अगर मैं ए बी कंसीडर करूंगा तो ये सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी हमने निकाला पॉजिटिव एक्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आते हैं, एन सी बार डिवाइड बाय 6 आते हैं। ठीक है, ये तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो, अगर आपने मोमेंटम फाइंड करनी है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम होती है मास इनटू में वेलोसिटी। चलो ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी तो कर दी, मास इनटू वेलोसिटी। अब ये मोमेंटम तो एक मॉलिक्यूल की आई। अब ए बी लेयर के ऊपर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने अभी हमने फाइंड किए, वो है आपके पास एन सी बार डिवाइड बाय 6। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, m इंटू वी से। तो ये आपके पास आ गई मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन दिस ए बी लेयर। जो ए बी लेयर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास मोमेंटम क्या है, वो आपके पास ये होगी एन सी बार डिवाइड बाय 6 इंटू एम वी। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, यहाँ पे नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल तो ए बी लेयर पे ट्रेवल नहीं कर रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, है कितने वो हमने अभी फाइंड किया है, एन सी बार डिवाइड बाय 6। इतने नंबर ऑफ हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है सभी को। अब अपर लेयर देखो, सी डी लेयर जो है, अब सी डी लेयर के लिए फाइंड करना है तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, मोमेंटम सेम होगी, मास इनटू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। अब नंबर कितने हैं, नंबर अपने पास है एन सी बार डिवाइड बाय 6, मास एम ही रहेगा पर वेलोसिटी चेंज होगी। सी डी लेयर की वेलोसिटी क्या है, v प्लस लैम्डा dv बाय dz। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, v प्लस लैम्डा dv डिवाइड बाय
dz। ये चीज क्लियर है। अब उसी तरह से अगर मैं EF की मोमेंटम निकालूंगा तो वो मोमेंटम क्या आएगी, मास इंटू वेलोसिटी। तो चलो सिंपल मोमेंटम होती है, पर अब नंबर ऑफ मोलिकुल्स हैं कितने हैं, उनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, mc/6। मास भी आएगा, पर वेलोसिटी क्या है इसकी, इसकी वेलोसिटी ये है v माइनस, यहाँ पे आएगा v माइनस लैम्डा dv डिवाइड बाय dz। ये चीज क्लियर है। इन तीनों मोमेंटम्स में किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी है तो अभी यहाँ पे मुझे हैंड रेज कर लो, अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो, अब ना ए बी लेयर की जो हमने मोमेंटम निकाल लिया है वो जस्ट हमने सिंपली कंसीडर करनी है, और बाकी जो मोमेंटम निकालनी है इसको P1 मान लो, इसको आप P2 मान लो। ए बी तो आपका बेस है, ठीक है, और अपर जो है उसकी मोमेंटम P1 मान लो, और जो लोअर है उसकी मोमेंटम आप P2 मान लो। अब देखो जो यहाँ पे नोट्स है उसके अंदर क्या दे रखा है, ये हमने अभी फाइंड किया है, ये nc/6 mv आया, ये किस लेयर के लिए है, ए बी लेयर के लिए है, ठीक है। उसके बाद में हमने P1 फाइंड कर लिया। अब P1 क्या था, अपर लेयर के लिए। ये देखो यहाँ पे जो थ्योरी वगैरह दे रखी है वो क्या आएगा, P1 आएगा। थोड़ा सा आई थिंक विजिबल तो है ना सभी को, इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है। अब ये जो P1 आएगा वो क्या आएगा, ये हमने अभी फाइंड किया है। ये P1 किस लेयर के लिए है, जो अपर लेयर थी आपकी CD लेयर है, ये देखो CD लेयर के लिए P1। अब उसके बाद में जो लास्ट वाली लेयर बची है उसके लिए निकालोगे, लास्ट वाली लेयर कौन सी थी, EF लेयर है, तो उसके लिए हमने पहले ऊपर एक्सप्लेन कर लिया, उसकी वैल्यू क्या आ गई, P2 आ गई, ठीक है। तो AB तो आपका एज ए बेस एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर वाली लेयर का मोमेंटम P1 था, उससे नीचे वाली लेयर का मोमेंटम क्या था, P2 था। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि ओवरऑल मोमेंटम कहाँ से किस साइड जा रही है। अब देखो, अब ओवरऑल मोमेंटम आप कैसे फाइंड करोगे, आपको अंडरस्टैंड कैसे करोगे, ये देखो डायग्राम दोबारा देखो, ये वाला डायग्राम। अब इसके अंदर क्या है, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि जो ए बी लेयर है वो क्या करेगी, जो सी डी लेयर है इसकी स्पीड को कम करेगी, इसकी स्पीड को क्या करवाएगी, डिक्रीज करवाएगी, और ए बी लेयर इसकी स्पीड को क्या करवाएगी, इंक्रीज करवाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स जो आपके पास जो मोमेंटम है, एक मोमेंटम इंक्रीज हो रही है, एक मोमेंटम आपके पास डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। जो आपकी लेस मोमेंटम है वो आप इंक्रीज कर रहे हो, और जो आपकी मोर मोमेंटम है उसको आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। तो अगर आपने नेट मोमेंटम निकालनी है कि नेट शिफ्ट कहाँ से किस साइड है, तो नेट तो जिसके पास मोमेंटम ज्यादा थी वो ही नीचे वाले को मोमेंटम प्रोवाइड कर सकता है ना, अदरवाइज तो मोमेंटम प्रोवाइड नहीं होगी। सीडी के पास सबसे ज्यादा थी, उसकी मोमेंटम सीडी से कहां पर आ गई, ईएफ तक आ गई, और तीनों की जो दोनों लेयर्स हैं सॉरी, उन तीनों लेयर्स की आपके पास वेलोसिटी सेम होगी, और तब हम उसको बोलेंगे कि सिस्टम किसके अंदर आ गया, इन इक्विलिब्रियम आ गया। ये चीज क्लियर है सभी को? मैं दोबारा फिर यही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे है क्या, जो आपके पास ये सेंटर लेयर है ए बी, ठीक है, ये बेस की तरह एक्ट करेगी, ये अपर वाली लेयर की मोमेंटम को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और लोअर वाली मोमेंटम को क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अगर ओवरऑल आप देखो कि मोमेंटम शिफ्ट कहां से किस साइड हुई है, तो जिसकी सबसे ज्यादा मोमेंटम थी वही तो मोमेंटम नीचे वाली को मोमेंटम देगा ना। अब जिसके पास मोमेंटम है ही नहीं, अब ऐसा तो है नहीं जिसकी मोमेंटम लेस है वो मोर वाली मोमेंटम को अपनी मोमेंटम प्रोवाइड करवाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। हमेशा यही होता है, कोई भी हमारे पास नेचर का लॉ है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ही हमेशा आपके पास कोई फिनोमेना है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ले लो, टेम्परेचर ले लो, हीट कंसीडर कर लो, मोमेंटम कंसीडर कर लो, तो हाई टू लोअर है तो सी डी माइनस ई एफ हो गया। सी डी के लिए मोमेंटम हमने P1 निकाली है, इसके लिए हमने P2 निकाली है, तो नेट मोमेंटम अगर निकालोगे तो वो फिर क्या आएगी, P1 माइनस में P2। P1 P2 की हमें वैल्यूज अभी फाइंड की हैं, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है। ये चीज क्लियर है सभी को? किसकी मोमेंटम इंक्रीज हो रही है, किसकी मोमेंटम डिक्रीज हो रही है? किसी को कोई क्वेश्चन है तो अभी हैंड रेज कर लो। चलो ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट देखो। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या होगा, हमने P1 P2 कर लिया, डेल्टा P फाइंड कर लिया, ये रहा मेरे पास डेल्टा P। यहाँ पे देखो ये आ गया डेल्टा P है, P1 माइनस P2 है। अब P1 की वैल्यू ये थी, P2 की वैल्यू ये थी, दोनों वैल्यूज पुट करो। अब जो वैल्यूज कट होंगी वो कट हो जाएंगी, जो बचेंगी वो बच जाएंगी। ये देख लो, ये पॉजिटिव की वैल्यू है, ये नेगेटिव की वैल्यू है, बाकी वैल्यू बचेंगी। ये बचा है, ये बचेगा, दोनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी मैथ है, इसको कर लेना। अब यहाँ पे सोल्व करके आपके पास जो आंसर आ गया वो आपके पास आ गया, डेल्टा P की वैल्यू आपके पास आई है ये वाली, nc/3 m लैम्डा dv/dz। अब यहाँ पे डेल्टा P है क्या, बस ये चीज दोबारा देख लो।
अब जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम निकाला था ना, तो सेम ये मोमेंटम भी वही है, दैट इज द चेंज इन द मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सेम ही आएगा ना। अगर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या निकाले थे, एरिया इनटू टाइम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम क्या आएगी, दैट इज ऑल्सो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या आएगी, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ तक हमने कर लिया, अब जो नेक्स्ट आएगा वो मेरे पास आएगा कि नेक्स्ट जो है वो आपके पास है कि हमने यहाँ पे न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है वो यूज करना है, बिकॉज अब देखो मैंने बोला है आपके पास कि यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है ना। अगर मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई वहां पे फोर्स तो होगा ना। न्यूटन का सेकंड लॉ है कि फोर्स और मोमेंटम के अंदर रिलेशन होता है। अगर एक लेयर दूसरी लेयर को स्लो कर रही है या किसी को फास्ट कर रही है, तो स्लो और फास्ट आप कैसे करते हो, किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाओगे, आफ्टर दैट ही आप उसको कर पाओगे ना। तो यहाँ पे फोर्स, अगर आप न्यूटन का फॉर्मूला यूज करोगे, न्यूटन सेकंड लॉ यूज करोगे, तो आपके पास फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको सिंपली याद है, dp डिवाइड बाय dt होता है। तो यहाँ पे dp जो है उसको हमने डेल्टा p लिखा हुआ है और dt जो है उसको हमने डेल्टा t लिखा हुआ है। इसमें कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे उस दिन ये भी डिस्कस किया था कि वो जिस फोर्स के कारण जो आपकी ए बी लेयर है, ए बी लेयर अपर लेयर को क्या कर रही है, अपर लेयर CD थी उसको स्लो कर रही है, वो कौन सा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रही है, उस फोर्स का नेम है विस्कस फोर्स। और ये आपने 12th के अंदर पढ़ रखा है कि विस्कस फोर्स आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो वो डिपेंड करेगा उस लेयर का एरिया क्या है, उसके बाद में डिपेंड करेगा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, कि उसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा चेंज हो रही है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपका विस्कस फोर्स जो आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया एरिया इनटू dv बाय dz। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कि जो आपका विस्कस फोर्स है दो लेयर्स के अंदर लग रहा है, वो सिंपली है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो वो डिपेंड करेगा, चलो मैं आपको डायग्राम दोबारा दिखा देता हूँ, जो आपके पास वो ऊपर डायग्राम था, ये देखो। अब इसमें अगर विस्कस फोर्स देखना है, एक तो वो डिपेंड करेगा कि ये जो लेयर है इन दोनों के अंदर जो dv बाय dz है वो क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद में वो डिपेंड करेगा कि इस लेयर का एरिया क्या है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप चेक कर रहे हो। तो आपके पास फोर्स जो आ गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू dv बाय dz आ गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से रिमूव करोगे तो यहाँ पे एक मेरे पास कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है, वो आपका कांस्टेंट क्या है, आयोटा, जिसको विस्कोसिटी बोल देते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो समथिंग लाइक इस तरह शो करते हैं, ए, ये आ गया मेरे पास dv डिवाइड बाय dz आ गया। ठीक है, अब वो देखो आगे लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। अब यहाँ तक हमने कर लिया, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, विस्कस फोर्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को, क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हमें रिमूव करना होगा। इन फिजिक्स से प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करोगे तो कांस्टेंट आएगा, ये आ गया आयोटा। ये कौन सा कांस्टेंट है, दैट इज द विस्कोसिटी कोफिशिएंट है। ठीक है, इसी की हमने वैल्यू वगैरह फाइंड करनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला अभी ऊपर लिखा था न्यूटन का सेकंड लॉ, वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। क्या आ गया, डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा T, उसकी वैल्यू आ गई आयोटा A dv बाय dz। यहाँ तक क्लियर है किसी को, यहाँ तक कंफ्यूजन जो यहाँ तक हमने किया है, इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन है यहाँ तक, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, नेक्स्ट जो है यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसमें दोबारा हमने क्या करना है कि ये जो मेरे पास एरिया था इसको उठा के इस साइड ले आओ। तो ये आपका चेंज किसके अंदर हो गया, ये आ गया डेल्टा P डिवाइड बाय एरिया इनटू डेल्टा T इक्वल टू आंसर आ गया आयोटा dv डिवाइड बाय dz। अब इसका मतलब क्या है, डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब ऐसा हमने पहले भी फाइंड किया था, जो पीछे आई थिंक 5th इक्वेशन आई थी, वो उसका मतलब भी क्या था, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे, जो आपकी 5th इक्वेशन थी और 8th इक्वेशन थी। देखो मैं एक बार 5th इक्वेशन आपको दिखा रहा हूँ कौन सी थी। अब जो 5th इक्वेशन है वो देखो आपके पास यहाँ पे है, हाँ ये रही, ये आपके पास डेल्टा P जो हमने फाइंड किया था, ये आपकी 5th इक्वेशन थी ना। तो ये इसका मतलब भी तो यही था, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब सिमिलरली यहाँ पे जो आपके पास है वो भी सेम है,
जो नेक्स्ट है वो भी तो हमने यही फाइंड किया ना, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये वाली जो वैल्यू आई है दैट इज द मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका मतलब दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो, तो दोनों को कंपेयर करोगे, उसकी लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड दोनों कंपेयर कर लो। अब इसमें dv बाय dz कट गया और आयोटा बचेगा, तो आयोटा की वैल्यू आ गई 1/3 NC बार m इंटू लैम्डा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक क्लियर है? ये आपका कोफिशिएंट आ गया आयोटा दैट इज इक्वल टू 1/3 NC बार m इंटू लैम्डा। n आपके पास है नंबर डेंसिटी, c बार यहाँ पे एवरेज स्पीड है जो हमने उस दिन निकाल ली थी, v एवरेज उसकी वैल्यू क्या आई थी, दैट इज v एवरेज थी आई थिंक √8 kT/m है, शायद √8 kT/m, ये वो वाली वैल्यू है, ठीक है, जो उस दिन हमने फाइंड की थी। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे क्या करना है आपने, और ये हमने लैम्डा जिस दिन हम मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन निकाला था उस दिन लैम्डा की वैल्यू ये आई थी, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई n इंटू डी स्क्वायर, ये किया था ना आयोटा। तो अगर n से अगर आयोटा उसकी लैम्डा की वैल्यू ये है, तो ये लैम्डा उठा के हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। अब यहाँ पे इस लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो दोनों चीजें जो आपके पास कॉमन है वो चीजें कट जाएंगी, आंसर जो बचेगा आयोटा की वैल्यू आ गई ये। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर है? अभी हमने किया है कि जो वी एवरेज होती है वो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, अगर वी एवरेज का फॉर्मूला है, हमने 2-3 फॉर्मूले किए थे ना, एक वी एवरेज था, रूट मीन स्क्वायर वाला फॉर्मूला किया था, और ठीक है, अब उसमें से एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दैट इज द √8 kT डिवाइड बाय पाई m, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो वी एवरेज मेरे पास फिर क्या आएगा, वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t, आ गया ना वी एवरेज की वैल्यू। अब यहाँ पे वी एवरेज की जगह हमने ले रखा है c बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √t, तो अब इसमें ये c बार है, अब ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, √t के, इसका मतलब जो आपका आयोटा होगा वो भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ t के प्रोपोर्शनल होगा, कि जो आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के ऊपर। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज करोगे तो ये आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, विस्कोसिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, और यही हमने यहाँ पे क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और ज्यादा एग्जाम में यही टॉपिक आया हुआ है। What do you mean by viscosity? Derive an expression for viscosity coefficient, ठीक है। यहाँ आएगा explain the transport phenomena with respect to velocity speed, तो स्पीड के with respect to ये viscosity वाला ही होता है, ठीक है। तो ये अच्छे ढंग से कर लेना, ये ज्यादा आया हुआ है, बाकी जो है वो कम आए हुए हैं, लेकिन ये ज्यादा टाइम्स आया हुआ है, तो इसको अच्छे ढंग से कर लेना। किसी बच्चे को कोई इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर लो, अभी एक्सप्लेन कर लेते हैं इसके अंदर। क्लियर है अभी सभी को? हाँ भी, एक ना ये बच्चे 2-4 मिनट आते हैं बाद में चले जाते हैं, ठीक है, पता नहीं इंटरनेट का कनेक्शन है या क्या है, और थोड़ा सा उनको बोल देना बच्चे कि आपकी अटेंडेंस हमेशा लेक्चर के एंड में ही लगेगी, जो एंडिंग तक है उसकी प्रेजेंट है, अदरवाइज एब्सेंट है, ठीक है, मैसेज पास कर देना। अब जो बैठे हैं पहले आई थिंक 9-10 बच्चे थे, अब 7 बचे हैं, 6 ही बचे हैं आई थिंक, ठीक है, तो थोड़ा सा बोल देना। अब देखो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमने करना है, कल करेंगे, चलो उसको, वो है आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एनर्जी वाला टॉपिक है। आज हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम किया था, और कल हमने करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट एनर्जी, और इसकी फिर स्टार्टिंग हम कल ही करेंगे, ठीक है। आज जो हमने किया है विस्कोसिटी वाला उसको अच्छे ढंग से कर लेना, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही करेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू, इसको कर लेना अच्छे ढंग से।